हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में यहाँ पर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, एक बार आप सभी देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। ऑलराइट, तो चलिए आज भी हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। सभी लोग इसको जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ था, मैथ्स का आपका एग्जाम हुआ था और हमारे जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स हुए थे तो इन लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले थे। सो ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। सो प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं एक बार आप सभी लोग इस साइंस की क्लास को भी जरूर पढ़ लें और शेयर कर दें। एक चीज और देखिए, सबसे पहले एक काम करना आप सभी लोग यहाँ पर कि जो हमारी साइंस की क्लास हो रखी है इससे पहले आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आप एक बार चैनल पे विजिट करिए, वहां पर मैंने आपको 10 लेक्चर्स करवा रखे हैं और उन लेक्चर्स के अंदर आपको देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है, उसको देख लेना, ठीक है। वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने वहां पर आपको करवा दिए हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 2 लेक्चर्स ले रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी एक बार जाके जरूर देखना। ऑलराइट, फिर है इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स, वो मैंने आपको करवा दिए। तो आइए देरी नहीं करते हैं, फटाफट आज की इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को भी स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर लें, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो प्लीज यहां पर मेरी देखिए 10 क्लासेस पहले वाली देख लीजिए, फटाफट देख सकते हैं आराम से, ज्यादा क्लासेस नहीं ले रखी है। फिर ये हमारी एक कल की क्लास जो हुई थी और आज वाली, इसे आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। और सबसे पहले आप छोटा सा काम करिए, जो भी आज पहली बार विजिट हुआ है चैनल पे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर 11th की मैथमेटिक्स आपके लिए स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही टर्म 2 के बाद। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर नजर मारना सभी लोग, ठीक है। देखिए एक एलिमेंट है जो कि m से डिनोट किया गया है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। देखिए इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और आज मैं आपको थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो ऐसा होता है ना 3 मार्क्स में होते हैं ना, 2 तो आपको आएंगे लेकिन एक ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, उसको प्लीज आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए, एक एलिमेंट m है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल्दी से आइए, देखिए 282 है। अच्छा आप मुझे बता सकते हो, तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी स्टडी करा देता हूं आपको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, कोई बताएगा मुझे कौन सा एलिमेंट है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282? ये है हमारा 12 जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो चलिए मैंने तो आपको बता दिया मैग्नीशियम है, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से उसको बता दीजिए, ठीक है। तो मैं भी एक चीज और बताता हूं आपको, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किस पीरियड पे बिलोंग करता है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी एक चीज और है, ये तो पूछ रहा है, साथ ही साथ इसमें ये भी पूछ रहा है कि अगर इस एलिमेंट को हमने देखिए कंबाइन कर दिया NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स टू फॉर्म्ड। जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा, अगर हम इसको उन 3 रेडिकल से मैंने कंबाइन करा दिया तो कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे, ये पूछ रहा है, और किस ग्रुप में किस पीरियड में, ठीक है, ये एलिमेंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ग्रुप और पीरियड की बात पहले कर लेते हैं फटाफट, बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है। देखिए वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ। वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन से ग्रुप में होगा ये? सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करेगा। जैसे ही वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं, 2 के बाद के देखिए 2 के बाद आएगा 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 10 का एडिशन कर लेना आप लोग। जैसे कि मान लीजिए वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो 10 + 3 करके पता लग जाएगा आपको कि 13 ग्रुप में वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी होगा, ठीक है, वो बिलोंग करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे ही 4 में 10 + 4 14 ग्रुप में, ठीक है, जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो 10 + 4 करना 14, सो इसका मतलब 14th ग्रुप में बिलोंग करेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा रखा है, एक बार आप जाके देख लें अच्छे से, और भी डीपली देखना है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो यहाँ पर लेक्चर्स ले रखे हैं उन्हें देख लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगली चीज क्या है यहाँ पर, यस, इन विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग करेगा। देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 3, K L और M, सो पीरियड भी कौन सा? 3। जल्दी से आइए, देर नहीं करना है,
थर्ड पीरियड मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, ये जो मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, ये इसको सबसे पहले कंबाइन कराइए किससे, NO3 नेगेटिव से। सो Mg के पास, Mg के कितने प्लस का 2 आएगा ना, क्योंकि देखिए लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लूज कर रहा है तो क्या है, एक मेटल भी है, मैंने इसका नेचर भी आपको बता दिया, ठीक है। सो +2 आएगा, ऐसे लिखते हैं, और NO3 में नेगेटिव लगा तो उसको यहाँ लिखेंगे, ये आपको पता है ना अच्छे से। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना आप सभी लोग, हमें कुछ इस तरह से बनाते हैं ना, आप पहले क्या लिखेंगे Mg, फिर NO3 का होल ट्वाइस, ये पहला एक कंपाउंड आपका तैयार होता है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं वो क्या है, अगर इसी Mg को हमने SO4 2 नेगेटिव से करवाया, यहाँ पर देखिए ये आपके 9th क्लास में है, आपको पता होगा। अब देखिए दो सेम चार्जेस जब आते हैं तो 2 नहीं लिखते यहाँ पर, आपको पता है, ठीक है, आप डायरेक्ट लिखेंगे MgSO4। सो ये दिस इज द सेकंड कंपाउंड, ठीक है। थर्ड कंपाउंड बनाना है आपको, वो क्या, आप लिखिए Mg को, यस PO4 वाला हिसाब है यहाँ पर, Mg हो गया, फिर से चार्ज कितना है प्लस का 2, और PO4 में कितना है माइनस का 3 है, मतलब 3 नेगेटिव चार्ज है इसमें, 3 -3 है, यस। सो अब क्या होगा देखिए, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। सो पहले आप लिखेंगे Mg3, ये तो आपको पता है, इसको पहले भी क्यों लिखते हैं, Mg4 सॉरी Mg3 एंड PO4 2, ये दिख रहा है आपको यहाँ तक, ओके माय डियर स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। Mg3 PO4 का होल ट्वाइस, यस, इस तरीके से, होल ट्वाइस नहीं, PO4 2, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो MgNO3 का 2, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और इसमें एक चीज और बोला गया है, ये कह रहा है M will, अच्छा एक क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, किसका, ठीक है, ये कह रहा है विल M फॉर्म कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड। अब देखिए जो मेटल होते हैं वो आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं, आपको पता है, तो क्या करेगा ये, आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए जल्दी से, ये एक और फेमस क्वेश्चन है कि यस ये क्वेश्चन के चांस हैं, ऑलराइट। अभी देखिए थोड़ा सा मैं आपको ना रिप्रोडक्शन जो वाला चैप्टर है ना आपका, उससे भी आपको थोड़ा बहुत चीज़ें कराने वाला हूँ, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग, बायो का पार्ट है, वैसे यहाँ पर बेसिकली आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा लेकर आता हूँ, तो बायो तो सिर्फ सिंपल सा क्या है, रटना है उसको, ठीक है, जो लिखा गया है उसको रट लीजिए अच्छे से, मतलब समझ लीजिए, उसकी जो मीन स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाता है। और जो थोड़ा कठिन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन से मैंने आपको बता दिया, एक मोनोहाइब्रिड बता दिया, डाईहाइब्रिड आपको बताना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ले आऊँ उसको जल्दी से, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखिए वो क्या है, कैलकुलेट, अच्छा सॉरी, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको जो रेट कर रहा है 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। फटाफट बताता हूँ इसका रेजिस्टेंस। सो P इक्वल टू, मैंने हमेशा बताया आपको, ये याद रख करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, करंट नहीं है तो करंट को रिप्लेस कीजिए रेजिस्टेंस से। सो P इक्वल टू V, I की जगह आप V/R लिख सकते हैं, यस। सो यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार होता है कि P इक्वल टू V²/R। इसमें बहुत सारे पार्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगर R निकालना है तो फिर क्या करेंगे हम, V²/P करेंगे, इतना क्लियर होना चाहिए। सो R इक्वल टू V इज हाउ मच, 100 × 100, सॉरी 200 × 200, और आपके पास जो पावर है वो वॉट में होनी चाहिए, यस ये ऑलरेडी वॉट में है, तो इससे पता लगता है रेजिस्टेंस तो 400 ओम आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, ध्यान से आप तैयार रहिए, क्योंकि मैथ्स के भी बहुत से क्वेश्चन बने, जिन्होंने मेरी मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी ना, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन करा के, इवन यस एक चीज और, एज्यूम मीन मेथड, मैंने आपको स्टैटिस्टिक की क्लास में, मैंने आप हर क्लास में मैं कहता हूं आपसे, मैं हर क्लास में बोलता था कि एक बार हमारी जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं, ठीक है, जिन स्टैटिस्टिक्स की या फिर कोई भी चैप्टर की हो, जिनमें 5 से 6 लेक्चर्स ले रखे, उन्हें एक बार देख लें। तो इसीलिए कहा, देखिए तब वो क्वेश्चन भी आपका वहां से भी बन गया एज्यूम मीन मेथड से, ऑलराइट। आई थिंक सेट 2 या फिर सेट 3 में आया था, मुझे याद नहीं है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना पढ़ाया जा रहा है सबका सब देख लीजिए आप, और साइंस में तो वैसे ही बहुत कम है, 5-10 लेक्चर हैं, 10 लेक्चर को फटाफट से देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ठीक है। चलिए सो ये हो गया, R इक्वल टू 400 ओम हो गया आपका, यस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। अरे वाह, मतलब नवंबर के कितने महीने होते हैं, किसका बर्थडे है नवंबर में, मुझे बता दें एक बार, ठीक है। सो नवंबर में कितना होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो 30 दिन तक अगर बल्ब चलते रहेगा, ये बल्ब 30 डेज तक 10 घंटे तक चलते रहेंगे, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करा जाएगा। तो एक काम करते हैं, सीधे लिख दें क्या, फॉर 30 डेज। अब आप कहेंगे ये टाइम कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम नहीं है, ठीक है, ये है कि एक बल्ब एक दिन चल रहा वाला टाइम है, ये एक बल्ब कितना टाइम चल रहा है वो वाला, एक बल्ब कितनी देर तक जल रहा है वो वाला टाइम नहीं है, ये एक दिन मान के चलिए, ठीक है, एक दिन में ऐसा हो रहा है,
कि एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, ये दूसरा टाइम है। सो टाइम ये है असली में, टाइम t इज इक्वल टू 10 आवर्स है, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ डेज हो गया, ये टाइम हो गया ऐसा वाला, ठीक है। ये डेज वाला वो वाला एक्चुअल में ये होता है, जो फॉर्मूला में होता है वो ये होता है, ठीक है, ये नहीं होता, इसका भी याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये भी होता है, मान सकते हैं, ये एक ही जैसे टाइम एक ही हुआ, यहाँ पर 2 हैं, तो इस हिसाब से आप इस तरह इसको भी तो आप आवर्स में चेंज कर सकते हैं ना, इसको तो आवर्स में चेंज कर सकते हैं। बात ये है कि वो एक दिन में 10 घंटे चला है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा वाला हिसाब है, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपको ने बता रखा, पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। मेन है यहाँ पर समझना चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि P इज इक्वल टू W/T, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर याद हो गए आपको तो पता चल जाएगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। W की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू W/Q होता है ना, कुछ और रिलेशन चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी है। एक काम करते हैं, 30 दिन के लिए चला है, तो ये और ये दोनों टाइम एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे अब, ठीक है। मान लीजिए एक दिन में अब 3 बल्ब तो 3 है ना आपके पास, 3 सच बल्ब में 10 घंटे चले, पावर कितनी, यहाँ पर लिखिए पावर 100 वॉट की। एक काम करते हैं, फॉर 30 डेज या टाइम 10 आवर्स, तो यहाँ पर लिखना कॉमा और 3 सच बल्ब्स, एक साथ लिखते हैं 3 सच बल्ब्स, 3 बल्ब्स के बारे में बात करते हैं। सीधे कर दूं क्या, हाँ ये देखिए। सो यस, एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितनी है आपके 100, ठीक है। टाइम कितना है, ये 10 आवर्स का। ये मान लीजिए एक दिन में हुआ ऐसा, ठीक है, एक बल्ब से हुआ है, एक बल्ब से, एक बल्ब ने, मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब में इतना कंज्यूम किया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय 3 सच बल्ब्स, ठीक है। अच्छा इफ दे, अच्छा तीनों साथ है, ठीक है, 3 को 3 साथ ही हैं बल्ब, ठीक है, 3 बल्ब हैं ऐसे जो 10 घंटे तक काम इस तरह कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 के 3 बल्ब 10 घंटे तक जल रहे हैं, ठीक है। अब 30 दिन तक भी जल रहे हैं, इसको सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको बहुत आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं इसके अंदर, 33 9, 1 2 3 4। सो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगता है कि 9 1 2 3 4 वॉट आवर, क्योंकि ये पावर वॉट में था, टाइम किस में है, घंटे में है, देख लीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। सो क्या हो गया है, देखिए ध्यान से एक चीज़ और, अभी चले आप एक काम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ये 30 को मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि 1 डे में, एक दिन में, फॉर 1 डे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब, सॉरी बाय 3 बल्ब्स इन 1 डे। अब आप शायद समझ सकते हैं आराम से, एक दिन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। कहीं आप सोचेंगे वो भी तो टाइम है, वो डे को तुमने आवर्स में क्यों नहीं बतला ना, ऐसा नहीं होता। देखिए सो एक दिन की अलग बात है कि एक दिन में क्या हो, एक दिन में कितनी कंज्यूम है, देखिए ये एक दिन में इतना है, ठीक है। 1 डे का हमने निकाला है ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, एनर्जी इज इक्वल टू ये वाला, देखिए, ठीक है। तो कितना आ गया 3000, ये आ गया 3000 वॉट आवर। सो 30 डेज में 30 इंटू 3 1 2 3 वॉट आवर। सो इससे पता लगता है हमारा 9000, 1 2 3 4 90,000 वॉट आवर। यस, सो यस, मेक श्योर द एनर्जी शुड बी इन किलो वॉट आवर में होनी चाहिए। तो एनर्जी को 30 डेज की एनर्जी किलो वॉट आवर कैसे चेंज होगी, 3 4 इंटू अपॉन कर देना 1000 से, आपको क्या मिल जाएगा, किलो वॉट आवर मिल जाएगा, ठीक है। 3 0 काट के, यस। सो हमारे पास 90 किलो वॉट आवर की क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 यूनिट, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। सो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर 1 यूनिट की कॉस्ट, अच्छा हाँ ये तो हमारा हो चुका है, दूसरा पार्ट हो चुका है, ये पहला था, ठीक है, ये दूसरा है। फॉर 30 डेज टाइम 10 आवर 3 सच बल्ब्स, ठीक है। तो एनर्जी पहले ये निकाल दी हमने, ये एक दिन के लिए एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 बल्ब्स इन 1 डे, ये आ गई 3, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करके मैं निकाल दी इसको, ये आ गई, ठीक है। ध्यान से आप लोग अपने हिसाब से करना, बहुत सिंपल सा चैप्टर होता है, आपको पता है। अब 1 यूनिट का कितना रुपया ले रहे हैं वो लोग, 6.5 रुपये, जो भी है बिजली का ग्राहक, सॉरी जो कोई भी हो, ठीक है, जो बिजली का बिल लेने आया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज़ 6.5, रुपीज़ 6.50। सो यहाँ पर से 90, अच्छा 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट, तो हम आपके पास कितनी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इट विल बिकम 90 यूनिट्स। सो फटाफट इसको 90 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 90 यूनिट का मतलब 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। चलिए, तो रुपीज़ 6.5 इंटू 90 करेंगे तो ये आपका 585
रुपीस आ जाएगा। इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लेना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपके 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तैयार रहिए इसके लिए भी। और देख लीजिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, मुझे पता है क्योंकि सिंपल भी है। यहाँ पर 2 आइडेंटिकल रजिस्टर है जो कि हर एक रजिस्टर 15 सॉरी कौन सा बता दिया, मैं दूसरा बता रहा था आपको। यस, स्टेट हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, ठीक है, सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, पहली बार में 13.5 ओम आना चाहिए। अगला बार कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे उन 3 9 ओम रजिस्टर को, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि पहले तो आपको कितना मिलना चाहिए, 13.5 ओम का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगले केस में आपको 6 ओम का। तो बहुत सिंपल होता है, आपके पास 3 है 9 ओम के, इस तरीके से 9 ओम मान लीजिए। सपोज आप लोग देख लीजिए इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए R1 R2 R3 तीनों 9 ही ओम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हमें देखिए यहाँ पर आपके पास 9 ओम के कितने हैं, 3 है, 3 रजिस्टेंस हैं जो 9 ओम के हैं। इन तीनों को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है, आपकी मर्जी है, कुछ ऐसे कनेक्ट कीजिए कि इसका जो इक्विवेलेंट आए, ठीक है, कह रहा है पहले निकालते हैं। चलिए हम 13.5 आए, इक्विवेलेंट 13.5 आना चाहिए। तो फॉर 13.5 अगर हमें 13.5 निकालना है इक्विवेलेंट, तो कैसे कनेक्ट करें। तो एक कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखिए एक काम करें, पहले मैं एक काम करता हूँ, 2 पैरेलल में जोड़ता हूँ, ये अपने मन से आ जाएगा। आप उसको ऐसे ही करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। 3 के केस में यही कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको देखिए वैसे भी अगर 27 पूछा तो सीधे सबको सीरीज में एक, ठीक है, ये आपको पता है अच्छे से। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको R1 लेके चलते हैं 9 ओम, ये वाला R2 हाउ मच 9 ओम, और इसको भी लेते हैं R3 कितना 9 का ओम। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, सो देखिए R1 R2 R3 9 ओम ले लिया। अब फटाफट से कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1/8 लेते हैं हम इक्विवेलेंट इन दोनों का, सो 1/9 + 1/9, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या इसको लिखना जरूर, तभी पता लगेगा कि कौन सा R1 लिया आपने, ठीक है। ये चीज़ ये इक्विवेलेंट के हिसाब से 9 और ये भी 9, तो यहाँ से कितना आ गया देखिए 2/9 और 9/2 आ गया। आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, तो 9/2 से हमें पता लगता है ये आ गया आपका 4.5 ओम। अब इससे जो इक्विवेलेंट बना है आपको पता है ना, इससे ये बना इक्विवेलेंट और इससे एक और जुड़ा हुआ है आगे ये, तो आपका R' तो ये आ गया जो कि कितना है देखिए 4.5, R' कितना आपके पास 4.5 ओम, और ये कितना है 9 ओम। यस, अब दोनों किस में है ये, ठीक है, दोनों किस में है, ये आपके सीरीज में है। तो दोनों सीरीज में आप लोगों के, तो इसे आप प्लीज कर लीजिए आराम से। तो R एक इक्विवेलेंट करके ले लीजिए नेक्स्ट, ठीक है, उसको आप ऐसे लिख लीजिए R' + R2, ठीक है, सॉरी R1 R2 R3, ठीक है, ध्यान देना, इसको 2 मत करना, 3 कर देना और आराम से करना। सो 4.5 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो यस आपको मिलेगा कितना 13.5 ओम। तो ये हो गया इस तरीके से। आप इसका सेकंड पार्ट आराम से कर सकते हैं फॉर 6 ओम के लिए, आराम से करना, ठीक है। क्या करना, पहले 2 को सीरीज में जोड़ देना, उन दोनों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। इस तरीके से करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे, 2 को सीरीज में जोड़ दीजिए और इनके साथ एक पैरेलल कनेक्शन ले आइए, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। बहुत आसान है, आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जो मैं कह रहा था ना, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, एक बार आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। वो ये है, देखिए किसी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, जैसे आपसे हीट निकालने को कहेगा क्वेश्चन ना, तो आपसे क्वेश्चन अगर हीट निकालने को कहेगा 3 मार्क्स में आ गया, और आपसे कहेगा कि इस कंडक्टिंग वायर में कितनी हीट कंज्यूम अभी प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से, तो उसी के साथ साथ एक पार्ट और क्या पता इस तरह से पूछ दे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू if doing so, if other parameters of the circuit remains unchanged, the heating effect in the resistors will be, क्या होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आपके पास क्या the resistance of a resistor is reduced to half of its initial value। मान लीजिए कुछ एक वायर थी जिसमें हीट जनरेट हुई, ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है जैसे क्या होता है I²RT। कुछ ऐसा हुआ, देखिए इसका रेजिस्टेंस R था, उसके बाद क्या हुआ, देन यहाँ पर ये है कि R बिकम्स R/2, ये R क्या हो गया आपका R/2। तो नया R जो है, मान लीजिए इस तरीके से, देखिए आपके पास क्या होगा, अब कुछ नई हीट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस में हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो
इस तरीके से कह रहा है, अगर मान लीजिए ये है तो ये ध्यान से सुनना, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। नई हीट में क्या चेंजेस आएगा कह रहा है, ठीक है, नई हीट में जो क्या चेंजेस आएंगे, तो कंपैरिजन किससे करेगा, पुरानी वाली हीट से ही करेगा, ठीक है। और हुआ क्या, नई वाली हीट अगर निकालनी है तो जो रेजिस्टेंस है क्या कर दिया उसको, पुराने रेजिस्टेंस का R/2 कर दिया। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था R, अब इसके लिए मैंने इसको R/2 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया T से। तो यहाँ से देखिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहे, एक चीज़ और, व्हेन अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट का मतलब रिमेन्स अनचेंज, मतलब इसके साथ, ठीक है, अदर कौन से, करंट और टाइम दोनों केस के लिए सेम ही है। तो आपको बताना है कि क्या होगा एच डैश। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एच डैश क्या होगा, इस तरीके। तो आप क्या लिखेंगे, एक काम करके इसको से डिवाइड करना, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो देखिए आप क्या करना है, एच अपॉन एच डैश होगा। अब देखिए यहाँ पर I² RT यहाँ भी है और यहाँ भी क्या होगा, I² इंटू R इंटू T। अब देखिए ये एक ही बात है, आप I² RT कर लीजिए। देखिए ये 2 ऊपर भेजेंगे ना आप लोग, ये पूरा हिस्सा कट जाएगा। तो देखिए एच डैश इज इक्वल टू, ठीक है, 2 को इसके नीचे आएंगे, ये आज जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यस, एच डैश बराबर H/2, यस, तो इट बिकम्स हाफ। तो हीट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द न्यू हीट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस टाइप के, हाँ, और इस टाइप के मैंने आपको रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, रेजिस्टिविटी वाले, कि लेंथ अगर ट्वाइस हो गया तो क्या रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, एक बार जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी चीज़ तो आपको काफ़ी सिंपल लगती ही है। तो जो चीज़ थोड़ा कठिन है, जो अभी यहाँ पर जो टॉपिक्स कठिन है थोड़े, ठीक है, उनको मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ। चलिए कर लेते हैं फिर इसी तरीके से 4th नंबर का 5th नंबर का क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट, देखिए इसको कर लेना आप सभी लोग, और ये अच्छा क्वेश्चन है एक आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कैसा होगा ये क्वेश्चन, इसको देखिए आप लोग कर लेना। देखिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 2 आइडेंटिकल रजिस्टर, हर एक 15 ओम का है। कुछ नहीं इसके अंदर, देखिए 2 15 ओम के रजिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको एक बार सीरीज में जोड़ रखा, दोनों को अगले एक बार पैरेलल में जोड़ रखा है, ठीक है। जब सीरीज में जोड़ रखा है तब पावर निकालना, और जब पैरेलल में जोड़ रखा है उस समय पावर उसकी निकाल लेना, ठीक है। दोनों केस में आप लोग पावर निकालना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से देता हूँ, उसका आंसर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोग करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, हम तब तक कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर्स को क्या करना है, यहाँ पर 15 ओम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देना फर्स्ट केस में, ठीक है। आपको वोल्टेज भी दे रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो वहां से पावर निकालना। ऐसे ही आप 15 वाले जो ओम के जो 2 रजिस्टर्स है उनको अगले केस में पैरेलल में जोड़ के क्या निकाल देना, वहां से पावर निकाल देना अगेन, फिर उन दोनों पावर का रेशियो निकाल देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप खुद ही कर लेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है। चलिए मुझे इसका आंसर आप सभी लोग बता देना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे। राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्वेश्चन नंबर 6 अगर करना चाहें तो। जूल्स लॉ, देखिए हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है, स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम, ठीक है, ऑफ करंट, ठीक है, टाइम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, इस तरीके से। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको देखिए लिखा हुआ दे दूंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट। देख लीजिए 2 लैंप्स हैं, ध्यान सुना। एक काम करता हूँ, लैंप 1 की बात करें, 2 लैंप हमारे पास। सो इसके पास क्या क्या है, देखिए 2 लैंप है, और क्या बोल रहा है, 2 लैंप्स 1 रेटेड 100 वॉट। अच्छा, पावर की, इस वाले लैंप की जो पावर है वो मिलता है 100 वॉट की है, और इसकी जो वोल्टेज है वो है 220। जो लैंप सेकंड लिखता हूँ इस तरीके से, इसकी पावर मानना नहीं है, सॉरी, दी है आपको 60 वॉट दे रखी है, और इसकी वोल्टेज कितनी है, 220 है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका फंस सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हुआ, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनको पैरेलल में कनेक्ट तो कर लिए, लेकिन आप सोचेंगे यहाँ से पैरेलल कनेक्ट कर लिए तो आप फिर वही दिमाग लगाने लग जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है और इसको अब मैं रेजिस्टेंस वाले से सॉल्व करना चाहूँगा, लेकिन नहीं करना है। इसमें मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पैरेलल देखा ना आपने, यस, पैरेलल में उससे क्या मतलब हमें, देखिए होने दीजिए, पैरेलल में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पैरेलल में है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, आर कनेक्टेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द
करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट। देखिए 2 बल्ब से कितनी करंट ड्रॉन हुई, टोटल करंट निकालनी है, ठीक है। तो टोटल करंट कहाँ निकलती है आपको पता ही है, कहाँ निकलेगी आपको खुद पता है। जब पहले कनेक्शन होता है तभी तो टोटल करंट हम फाइंड करते हैं, I1 प्लस I2 इस तरीके से। तो यस, तो आपको क्या करना है, इस केस के लिए करंट निकालनी है, इस केस की भी करंट निकाल दीजिए, उनको दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कैसे। फॉर लैम्प 1 अगर मैं देखिए I1 करके लूँ, यस, पहले हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको, इसको इससे करना है। ये नहीं कि आपने रजिस्टर निकाले, मतलब आपने रेजिस्टेंस निकाला, फिर आपने उन रेजिस्टेंस को यहाँ भी रेजिस्टेंस निकाला, यहाँ भी रेजिस्टेंस निकाला, फिर आपने उन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट के बाद फिर इनका क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया, ठीक है। वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा, सीधे निकाल दीजिए। तो एक काम करते हैं, अगर हम फर्स्ट वाले करंट की बात करें तो I1 लेके चलूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको I1 लेके चलता हूँ। सो I1 इज इक्वल टू P अपॉन V करके आराम से कर सकते हैं। देखिए P कितना है, P ये है एंड V आपका ये, ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो 100 अपॉन 220 हो गया। इसको आप सॉल्व करना बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो देखिए I1 इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना 220, 0 से 0 कैंसिल। देखिए कैसा होगा बताइए, इसको देखिए सॉल्व करिए, और ये आएगा आपका 10 अपॉन 22, 2 5 जा 10, 2 11 इस तरीके से, ठीक है। अब ये आएगा आपका समथिंग 0.42, ठीक है। इसको आप करना सॉल्व, देखिए 11 पॉइंट लगा 0, 11 4 जा 44, नहीं 6, यस, ये आएगा आपका समथिंग 11.55। तो इसको अगर हम लेना चाहें इस तरीके से, 11 4 जा 44, 10 एंड 7 6 और 0, 11 5 जा 55, 0.45 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कितना आ गया, 0.45 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे, इसको भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए I1 आ चुका है आपका, तो अब I2 ले लीजिए आप लोग, ठीक है। I1 आ चुका है तो I2 ले। इसके बाद मैं आपको बायो का कुछ पढ़ा दिखा देता हूँ, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना उसे अच्छे से, ठीक है। I2 अगेन अब मैं इस तरह से लेता हूँ, मान लीजिए P अपॉन V कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और, मेरी बात माने तो यहाँ पर आप एक काम, इसको 1 लिख ही लीजिए, क्योंकि हर हमेशा पावर भी अलग है, वोल्टेज भी अलग है, देखिए, ठीक है। ये भी ध्यान देना, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, आप नहीं लिख सकते, आप V को V लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन P1 और इस तरह से ले लीजिए, क्योंकि वोल्टेज कॉमन है, क्योंकि हमें 220 वोल्टेज की सप्लाई से ही निकालनी कितनी करंट होगी। सो I2 बराबर पावर फर्स्ट, अब पावर अब क्यों लिखेंगे, अब तो निकाले दी ना, अब तो सेकंड वाले बल्ब की पावर निकालनी है, लैंप की, ठीक है। 60 अपॉन 220, अब ये कैसे होगा, 2 3 जा 6 11, ठीक है ना, 60 वॉट है। I इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई इज इक्वल टू P अपॉन ये, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, 11 पॉइंट लगा 0, 11 2 जा 22, 9 8 0 और 11 7 जा 77, ठीक है। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है इसका आंसर कितना आएगा, 11.27 ले लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा मत लीजिए। सो I2 इज इक्वल टू 0.27 एम्पियर, ये जरूर लिखना आप लोग, ठीक है, यहाँ भी एम्पियर। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करके आप लोग टोटल करंट निकाल लेना, इसका 0.45 तो यहाँ से आ गया, और 0.27 यहाँ से आ गया, और ये आ गया आपका 4 5 6 7 7 5 12, तो 0.72 एम्पियर की करंट इसमें ड्रॉ होगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा सा बायो की तरफ बढ़ते हैं, और इसको देख लेना आप सभी लोग, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, 5 मार्क्स में पूछा था ये सारा क्वेश्चन आपसे, लेकिन अब जो है आपका ये 2 या 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही मार्किंग हो रही है। सो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी, ऑलराइट, और इस दूसरे जो है दूसरा क्वेश्चन है, उसमें कुछ टर्म्स आपको डिस्क्राइब करने हैं, जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, सेमिनल वेसिकल, वास्ट डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। तो देखिए मैं आपके लिए लिख कर आ रखा हूँ, ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा समझाना क्या है, तो है ऐसी चीज़ की सीधे आप देखकर ही इसको समझ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल करना नहीं है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी। तो प्यूबर्टी जो होती है आपको पता है, द एज एट विच, देखिए एक ऐसी एज जहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, आप कह सकते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब वो एक्टिव हो जाते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, द एज एट विच, यहाँ से द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बिगन टू प्रोड्यूस, ठीक है, द सेक्स हार्मोन्स बिगन टू प्रोड्यूस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल बिकम्स फंक्शनल, ठीक है,
इज टर्म्ड एज प्यूबर्टी, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पर लिखना चाहें तो देखिए इस ये ऐसा होता है यहाँ पर जो होते हैं दोनों सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, एट प्यूबर्टी बोथ मेल एंड फीमेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ठीक है, तो हो गया आपका प्यूबर्टी, मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, याद नहीं, एक बार मैंने आपको बोल दिया, अब आप लिख कर भी आ जाएंगे इसको। दूसरी चीज ये देखिए क्या है, टेस्टिस। अच्छा हाँ, टेस्टिस को टर्म करना है, टेस्टिस क्या होता है आपको पता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है आपका, ये पता है आपको, इसमें लिख सकते हैं टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स जिसका नाम है स्पर्म। ठीक है, कॉल्ड स्पर्म, एंड मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये भी आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हार्मोन बनाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा ओवरी जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपको पता है, इसमें लिखा ओवरी इन फीमेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, ओवा जिसे हम ओवा भी कहते हैं, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो देखिए मेल में जो आपके टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो ओवरी होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आप लोग पढ़ लेना आराम से, मैं दे दिया आपको। थर्ड थिंग है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल ये मेल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल पार्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पर देखिए सेमिनल वेसिकल आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल स्टोर स्पर्म एंड ऐड सेमिनल फ्लूइड टू द स्पर्म। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड करता है स्पर्म में, सेमिनल फ्लूइड को ऐड करता है, ये भी आप ध्यान से इसको देखना। ठीक है, एंड ऐड सेमिनल फ्लूइड टू द स्पर्म दैट मेक्स देयर ट्रांसफर इजियर, जिससे क्या हो उसका ट्रांसफर थोड़ा इजियर हो जाए, किसका, स्पर्म का। द सेमिनल फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ठीक है, चलिए ये कुछ चीजें इनको फटाफट पढ़ लेना आप लोग। अच्छा आप आ जाइए वास्ट डिफरेंस। देखिए वास्ट डिफरेंस क्या है, वेस्ट डिफरेंस जो भी आप उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। सो वास्ट डिफरेंस मैनेज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ लिख दिया, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट थिंग यूरेथ्रा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रा आ सकता है आपके इसमें, ये कॉमन पैसेज होता है किसका, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म का। तो एट अ टाइम एदर ऑफ दीज टू फ्लूइड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, मतलब एक टाइम में या तो स्पर्म ही रिलीज होगा या यूरिन ही रिलीज होगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप सभी लोग याद कर लेना। ठीक है, और भी कुछ होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा। हाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, जो आपका जो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसे भी देखना जरूर कि पॉलन ग्रेन्स, एंथर से स्टिग्मा, इस तरह की चीजें हैं जो आपको पता है। ठीक है, उसमें वो सारी चीजें आप सभी लोग जरूर पढ़ना, वो भी आपके कोर्स के मतलब इंपॉर्टेंट है काफी, वहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में कहीं पर आया था। तो इसमें लिखना कि आप क्या लिखेंगे, देखिए जो आपका टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इसीलिए क्योंकि बिकॉज जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो जरूरत होती है उसको क्या होती है, लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है, ह्यूमन बॉडी से कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है किसको, स्पर्म को। तो इसीलिए टेस्टिस जो होता है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लो। तो देखिए आप मतलब अगर आपने थोड़ी सी बायो पढ़ेगी तो इनके आंसर्स आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक, क्यों, जो आपका टेस्टिस है वो आउटसाइड द बॉडी आपको दिख रहा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आपको दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर, मान सकते हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पे, देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। चलिए तो आई होप आपको क्लियर होंगे ये सारे पॉइंट्स, फटाफट इनको देख लेना। तो यस, सो हमने इतने क्वेश्चन तो कर लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसको भी आप देखना। चलिए मैं आपको ओरली बताता हूँ, इनको आप कर लेना प्लीज सभी लोग। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इन पर आप मतलब इनको लास्ट टाइम में एक बार पढ़ लेना कि लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ फैक्टर डिपेंड्स। ये आपको पता है रेजिस्टेंस फैक्टर, रेजिस्टिविटी जो आपका एरिया हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया और नेचर ऑफ मटेरियल, इन सब चीज पे डिपेंड करता है। ये आपने बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है एक बार। ठीक है, वाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए फिर से मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। ठीक है, एंड क्या लगा, वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, गिव आंसर। ठीक है, मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होंगे ही होंगे, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं और फिर से आपको यहाँ पर डिटेल में दे दूंगा, इनके आंसर से एक बार पढ़ लें आप लोग। ठीक है, वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, गिव रीजन, इसका भी आप ध्यान से, इसको भी आप कर लेंगे। ये रेजिस्टिविटी से होता है सब कुछ, ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए इसमें हाँ, तो इसमें लिखना राइट हैंड थंब रूल में लिखना आप लोग क्या, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा अगर ऐसा हो तो
तो इसमें देखिए ये इसको ऐसे रखना और ये अंदर की तरफ ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड लाइन की फोर्स इस तरीके से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये अंदर की तरफ देखिए, आप बना सकते हैं इसको आराम से इस तरीके से अंदर की तरफ ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, और यहाँ से बिल्कुल ऐसे बनाया देखिए मैंने, ठीक है। और ऐसा होगा तो ये मैंने बना दिया देखो, ठीक है। राइट हैंड होना चाहिए बस, हो गया, ठीक है। यहाँ को फ्लो करके तो ऐसे आप बाहर को आएगा, देखिए बिल्कुल उल्टा, ये देखिए, ठीक है। करंट यहाँ को होगी तो ये देखिए ये ऐसे, देखिए ये ऐसे मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मूव करेगी, तो कैसे, ऐसे आगे की तरफ आ रही है, कैसे आ रही है, आगे की तरफ आ रही है, देखिए कैसे देखना, हाँ ये देखिए आप इसको समझिए, सर्कल मान लीजिए बिल्कुल ऐसा है, ये बिल्कुल सामने से ऐसा बोला ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये बिल्कुल। तो आप देखिए अगर ऐसे है तो हिसाब से ऐसे देखिए, ठीक है, वहाँ से पीछे से आ रही है ऐसे आगे की तरफ इस तरीके से ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, सो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम करते हैं यहाँ पर क्या, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ये आपने पढ़ा है, ये कहाँ पर यूज होता है आपको पता है, जब आपने डीसी मोटर पढ़ा था, ठीक है। डीसी मोटर मैंने आपको बता रखा वहीं पर यूज होता है, और ये क्या देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। फोर्स बताता है ये आपका, जिसमें कि थंब क्या करता है, आपका फोर्स दिखाता है, और फोर फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, और ये जो मिडिल फिंगर आपको करंट, ठीक है, करंट कहाँ को जा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए, तो ये हो गया दूसरा। इसका थर्ड पार्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, करंट कहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। और ये आपका कौन सा वाला है, जो पुश्ड इनसाइड, किसी कॉइल को मैग्नेटिक बार के अलॉन्ग ले जाते हैं, या फिर किसी बार को मैग्नेटिक कॉइल के अलॉन्ग ले जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, ठीक है, करंट इंड्यूस होने लग जाती है। इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इसमें लिखना इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो ये पढ़ लेना आप सभी लोग तीनों, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला क्लियर होगा। अब हम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आइए, तो आइए स्टूडेंट देखिए, इसको आप तैयार कर लेना। जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये 3 सेट के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लीज मैं अभी कह रहा हूं, तैयार कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनना इसको। यूवी रेडिएशन से है और ओजोन लेयर से क्वेश्चन है, मतलब वही। एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन इन प्रोड्यूसिंग ओजोन लेयर। दूसरा पार्ट है मेंशन द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। थर्ड है इसका वाइस एक्सेसिव यूज ऑफ CFC अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। देखिए, ओजोन लेयर आपको अच्छे से पता है क्या होती है। ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से आने वाली जो यूवी रेज होती है ना, उसे एटमॉस्फेयर में आने से हमें बचाता है, ठीक है। सन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, इसका आप ध्यान देना। देखिए, होता क्या है, मतलब अर्थ की, मतलब हम पे ना पहुंच पाए, ठीक है, यूवी रेज हम तक ना आए, ठीक है। तो वो कौन काम करता है, ऐसा हम पे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, ओजोन लेयर ये सब काम कर रहा है, बचा रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है, हमें, इसलिए यूवी रेज नहीं पहुंच रही। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें पूछा है कि क्या, सबसे पहले बता दिया, इसमें रोल बता दीजिए यूवी रेडिएशन का, ठीक है, ओजोन लेयर प्रोड्यूस करने में क्या रोल है, ठीक है। देखिए, इसमें आप थोड़ा सा काम करना। सबसे पहले देखिए, इसको हम समझेंगे रिएक्शन से। तो पहले जो कुछ मैंने लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना। ओजोन एट हायर लेवल्स एट एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, जो कि एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करती है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स, देखिए जो हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन होती है वो क्या करती है, स्प्लिट करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 फ्री ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। अब क्या करता है, दीज जो फ्री ऑक्सीजन एटम्स है ये क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर ओजोन लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। अब ये जो आपने बोला है इसी को लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होगी वो यूवी रेज के कांटेक्ट में आएगी। उससे क्या होगा, जैसे ही यूवी के कांटेक्ट में आए तो हमें 2 फ्री ऑक्सीजन मिल गए। ये इनको फ्री कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये फ्री का साइन होता है कि फ्री ऑक्सीजन है। अब ये एक फ्री ऑक्सीजन क्या होगा, जब ध्यान सुनना, जब ऑक्सीजन से उसी टाइम पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होगी तो क्या होगा, एट इंस्टेंट वो क्या बनेगा, ओजोन लेयर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो O3 बना देगा, ठीक है, ओजोन गैस। सो यही है आपका, ठीक है। तो O3 यहाँ बन गया, ओजोन इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शन आपको वहाँ पर लिखनी है एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मिल गया, पहले क्वेश्चन का तो आंसर दिखा दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन का आंसर में ये लिखना और 1 मार्क्स 2 मार्क्स ये हो गए। लास्ट वाले में लिखना
वो क्या लिखा गया, वाइज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC कॉज ऑफ कैंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है और ये डिप्लीशन कर सकता है किसका, ओजोन लेयर का। तो यहाँ पर लिख लेना, देखिए The use of CFC damage the ozone layer and leads to its depletion. At higher level of atmosphere, ozone performs an essential function. मैंने आपको बता दिया essential function perform कर रहा है at level of atmosphere पर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो CFC जो एक हार्मफुल जो भी है आपका केमिकल है, ठीक है, द यूज ऑफ CFC डैमेज द ozone layer and leads to its depletion. At higher level atmosphere, ozone performs an essential function. It shields the surface of the earth. देखिए it shield कर बचाता है, ठीक है, it shields the surface of the earth from UV radiation से, ठीक है, जो कि सन से आती है। This radiation is highly damaging to ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हम लोग हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाइली टू ऑर्गेनिज्म सिंस इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बीच में, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इसको ख़त्म करते हैं। अभी हमारे पास देखिए यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, इसमें मैंने आपको बता दिया। यस, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर यस, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो मेरी पुरानी क्लासेस हो चुकी ना, 10 क्लास मैंने ले रखी है, उन्हें आप सभी लोग एक बार जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बता रहा हूँ आपको एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के अगर कुछ डाउट होते तो एक बार मुझे बता दें, फटाफट उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर साइंस मैथ्स का तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा गया है पेपर, बच्चों ने कमेंट किया है आप लोगों ने कि 30+ और मान सकते हैं थोड़ा सा लेवल मुझे भी लगा कि हाँ थोड़ा मॉडरेट था, बट इतना नहीं था, ठीक है, इजी बहुत था, कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको अपने लगाने थे वहाँ पर, ठीक है। ऐसा होता है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया था, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन था ऐसा कि स्क्वायर से मतलब सबसे आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था। मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी ना, उससे काफ़ी हेल्प मिली है काफ़ी स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको बताया था। देखिए मैंने कहा था कि जो वाटर लेवल जब राइज होता है वो कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। स्फीयर को ड्रॉप करेंगे वाटर लेवल में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो राइज होता है, तो उससे क्वेश्चन बन गया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर और भी ये बताई थी कि वो क्या थी हमारी, देखिए एक था हमारा यस, हाँ मैंने आपसे कहा था कि कंस्ट्रक्शन के 3 के 3 लेक्चर जो मैंने कराए थे उसे पढ़ लेना, उन्हीं 3 में से क्वेश्चन आ गए, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर जब कभी मीटर स्क्वायर ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको क्या फाइंड करना होगा वहाँ पर, मैंने सब बताया था कि सरफेस एरिया, तो उससे भी क्वेश्चन बन गया था कहाँ पर, केस स्टडी पर। तो सारी चीज़ बन गई थी। बाकी तो एरोप्लेन की जो हाइट वाला था, स्पीड निकाल, मैंने ये भी बताया था आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कि बहुत कुछ है बताने के लिए, साइंस की क्लास है ना, यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इसको बताने के। अब तो पेपर भी खत्म हो गया एंड आई होप कि आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम करेंगे कौन सा, यहाँ पर साइंस को पढ़ लेते हैं, फिर फटाफट से आप लोग आराम से नेक्स्ट वाले पेपर दीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश हम 11th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको पढ़ लीजिए और मैंने आपको बीच में जो जो बताया एक बार उन पर ध्यान रखना, मतलब ध्यान देना, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अभी हमारे पास आज क्या तारीख है, आप 6 तो 7 8 9, तो अभी काफ़ी दिन बचे हैं, उसको हम आराम से करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, एंड करते हैं इस क्लास को। एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 11th क्लास आने वाली है, जल्दी ही 11th क्लास पढ़ेंगे आप लोगों के लिए 11th क्लास लेकर आएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय, all the best for your science exam also, and take care, goodbye, have a nice day, stay home, stay safe, and thank you.